हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपको पता है कि निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में ओवर 43.5% रिटर्न्स दिए हैं। कंपेयर करें इसे निफ्टी 50 से तो उसने 22.9% रिटर्न दिए हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 जिसने 31.5% रिटर्न्स दिए हैं। इजंट दैट ग्रेट? और ये सब बावजूद इसके कि पैंडेमिक के चैलेंजेस चल रहे थे, इकोनॉमिक स्लोडाउन था और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे थे। लेकिन इन हायर रिटर्न्स के बावजूद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट का सिर्फ 4% ही माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इसने आपको सरप्राइज कर दिया होगा, है ना। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो माइक्रो कैप फंड्स के पोटेंशियल को टैप करना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो कैप फंड्स क्या होते हैं, पास्ट में माइक्रो कैप फंड्स ने क्या रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या माइक्रो कैप फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए सेफ हैं भी। तो चिंता मत करिए, आपके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। विदाउट फर्दर अडू चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी टर्न ऑन कर लीजिए जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो कैप स्टॉक्स और माइक्रो कैप फंड्स क्या होते हैं। करेंटली माइक्रो कैप फंड्स की एज सच कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, यानी सेबी ने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन सेबी के क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो हैं लार्ज कैप कंपनीज। वहीं जो कंपनीज 101st से 250th रैंक पे हैं वो हैं मिड कैप कंपनीज, और वहीं जो 251st से 500th पे रैंक हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज के फॉर्म में कैटेगराइज की गई हैं। तो वो कंपनी जो 501st से 750th रैंक पे है स्टॉक एक्सचेंज पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, वो है माइक्रो कैप कंपनीज। तो अब समझते हैं कि माइक्रो कैप फंड्स क्या होता है। अब इससे डिफाइन करना आसान हो गया है, नहीं? सो ये एक फंड है जो प्राइमरीली माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा डेफिनेटली वो ये है कि क्या इंडिया में कोई माइक्रो कैप फंड है भी? वेल, जून 2023 तक इंडिया में कोई भी माइक्रो कैप फंड नहीं था। कुछ म्यूचुअल फंड्स का माइक्रो कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर तो था लेकिन उनका मेन फोकस के तौर पे वो नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ जुलाई 17, 2023 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का माइक्रो कैप स्टॉक्स में वर्थ ₹8,162 करोड़ का एक्सपोजर था। वहीं HDFC स्मॉल कैप ने भी इस कैटेगरी में ₹4,981 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। इस वजह से वो इन्वेस्टर्स जो कि इस मार्केट सेगमेंट को एक्सेस करना चाहते थे उन्हें इन स्टॉक्स को डायरेक्टली ही बाय करना पड़ता था। लेकिन जून 2023 में एक नया फंड जो सिर्फ माइक्रो कैप सेगमेंट पर ही फोकस कर रहा था उसने इक्विटी मार्केट्स को हिट किया। मोतीलाल ओसवाल AMC ने इंडिया का फर्स्ट माइक्रो कैप फंड अनाउंस किया जो माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करेगा और जो टॉप 250 कंपनीज के परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। इसमें से उन कंपनीज को एक्सक्लूड यानी हटा दिया जाएगा जो ऑलरेडी निफ्टी 500 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट हैं। नाउ अब आप ये जानने के लिए बेहद क्यूरियस होंगे कि क्या फ्यूचर में कोई दूसरे माइक्रो कैप फंड्स आएंगे। देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के लॉन्च ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट स्पार्क कर दी है। कई म्यूचुअल फंड हाउसेस का कहना है कि और ज्यादा माइक्रो कैप फंड्स पाइपलाइन में हैं, चाहे वो एक्टिव हो या फिर पैसिव हो। आफ्टर ऑल आपने देखा ही होगा कि स्मॉल कैप स्कीम्स परफॉर्मेंस चार्ट्स को इस वक्त लीड कर रही हैं। तो क्या माइक्रो कैप फंड स्कीम्स पीछे रहने वाली है? नाउ कोई भी श्योर नहीं है कि क्या सेबी माइक्रो कैप फंड्स के लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट करने वाला है या क्या म्यूचुअल फंड हाउसेस खुद से ही इन्हें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो चलिए अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के 5 फेवरेट माइक्रो कैप स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला है MTAR टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को 68 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड कर रही हैं। 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्लान्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्हें होल्ड नहीं कर रहा है। सेकेंड स्टॉक है टीम लीज सर्विसेज। ये स्टॉक 47 म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा एक
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्लान द्वारा और एक AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा हेल्ड है। थर्ड स्टॉक है जेंसार टेक्नोलॉजीज, ये हेल्ड है 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा, 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्लान्स द्वारा और 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा हेल्ड है। फोर्थ स्टॉक है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, ये हेल्ड है 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा, 13 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्लान्स द्वारा, लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसे होल्ड नहीं कर रहा है। दोस्तों फिफ्थ स्टॉक है सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया, ये हेल्ड है 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा, 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्लान द्वारा और 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा। नाउ हमने समझ लिया कि माइक्रो कैप स्टॉक्स और माइक्रो कैप फंड्स क्या है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इन माइक्रो कैप फंड्स का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है। तो ये हमें अपने अगले सवाल की तरफ लेके आता है कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स क्या है। दोस्तों सेबी डायरेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि सर्टेन कैटेगरीज के विद इन फॉल कर रही हैं, उनको बेंचमार्क करने का एक 2 टियर्ड स्ट्रक्चर होगा। पहला टियर, फर्स्ट टियर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी का रिफ्लेक्टिव होगा, और जो सेकेंड टियर बेंचमार्क है वो उस कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी का एक डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। एक बेंचमार्क एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि म्यूचुअल फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क्स को ट्रैक करते हैं उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उनके रिटर्न्स को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने के लिए, और वो अपने पोर्टफोलियो को खुद के ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर पाए इसलिए। माइक्रो कैप फंड्स के लिए निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स बेंचमार्क है। क्या आप इस इंडेक्स के बारे में और जानना चाहते हैं? आइए फिगर आउट करते हैं। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स कंसिस्ट करता है उन 250 स्मॉलेस्ट कंपनीज को जो कि NSE 500 का पार्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो कंपनीज हैं जो कि अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में स्टॉक एक्सचेंज पे 500 फर्स्ट से 750th रैंक पे हैं। अगर हम इस इंडेक्स के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कर्नाटका बैंक लिमिटेड, इसका वेट है 1.6%, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड 1.5%, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 1.3%। सिमिलरली आप देख सकते हैं टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आगे के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि उषा मार्टिन लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड आयोन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अगर हम इस इंडेक्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉप सेक्टर है जिसका एक 26.2% का एलोकेशन है। उसके बाद आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जिसका 20% एलोकेशन है, और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जिसका एक 13.1% का एलोकेशन है। तो ये था इन माइक्रो कैप फंड्स के बेंचमार्क के बारे में। दोस्तों अगली चीज जो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि माइक्रो कैप फंड्स के रिटर्न्स क्या होंगे। आइए माइक्रो कैप फंड्स के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड पहला माइक्रो कैप फंड है हमारे आसपास, और इन माइक्रो कैप फंड्स के रिटर्न्स को गॉज करने के लिए कोई आज सच ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकें, राइट? लेकिन चिंता मत करिए, हम माइक्रो कैप फंड के रिटर्न्स का आइडिया लगाने के लिए इसके बेंचमार्क यानी कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न्स को देख सकते हैं। दोस्तों डेटा सजेस्ट करते हैं कि माइक्रो कैप इंडेक्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में फार सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जी हाँ, निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में ओवर 43.5% रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इसे कंपेयर किया जाए निफ्टी 50 से तो उसने 22.9% रिटर्न्स दिए हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 31.5% रिटर्न्स ही दिए हैं। ओवर 3 इयर्स में माइक्रो कैप इंडेक्स ने 52% रिटर्न जनरेट किया। कंपेयर करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 38.6% रिटर्न्स दिए हैं। ओवर 5 इयर्स में, ओवर 10 इयर्स में और ओवर 15 इयर्स में भी निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने दूसरे दोनों इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में फार बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है कि बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट रन में निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। नाउ रिटर्न्स के अलावा अगर हम माइक्रो कैप स्पेस की बात करें
तो ये तो अक्सर म्यूचुअल फंड और रिसर्च एनालिस्ट द्वारा काफी ज्यादा ना इग्नोर्ड रहता है। इनफैक्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिर्फ म्यूचुअल फंड एसेट्स का एक स्मॉल 4% ही उन कंपनीज में इन्वेस्टेड है जो कि बियॉन्ड टॉप 500 कंपनीज हैं। अगर इसे कंपेयर करें लार्ज कैप में तो वहां पे 55% एसेट अंडर मैनेजमेंट इन्वेस्टेड है, मिड कैप में 23% और स्मॉल कैप में 15%। सो ऑन एन एवरेज सिर्फ 3 रिसर्च एनालिस्ट ही किसी माइक्रो कैप कंपनी को फॉलो कर रहे होते हैं। कंपेयर करें लार्ज कैप से तो वहां 27 एनालिस्ट हैं, मिड कैप में 16 एनालिस्ट और स्मॉल कैप में 7 एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जो कि माइक्रो कैप के लिए काफी कम है, नहीं सिर्फ 3 एनालिस्ट। वेल, वी आर नॉट डन येट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताने को। आपको बता दें कि एक स्टैगरिंग 38% ऑफ माइक्रो कैप इंडेक्स कंपनीज के पास तो कोई एनालिस्ट कवरेज है ही नहीं। इसका मतलब है कि इस सेगमेंट में स्टॉक्स के ह्यूज मिसप्राइसिंग का एक चांस है, जो कि उन लोगों को रिवॉर्ड दे सकता है जो इसे एक्सप्लोर करने के लिए एडवेंचरस इनफ हो। लेकिन याद रहे, रिस्क के बिना तो कोई रिवॉर्ड है ही नहीं। आपको अवेयर रहना चाहिए कि ये फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि माइक्रो कैप फंड्स के साथ कुछ एसोसिएटेड रिस्क्स क्या क्या हैं। सो दोस्तों, रिस्क की बात करें तो पहला रिस्क माइक्रो कैप कंपनीज के पास हो सकता है अनप्रूवन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो। सो माइक्रो कैप कंपनीज में हो सकता है एस्टैब्लिश्ड या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ना हो, एंड टॉप ऑफ दैट हो सकता है उन्हें बिगर और बेहतर राइवल्स के साथ compete करना पड़े जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा और एक सॉलिड रेपुटेशन होगी। इनके पास हो सकता है सर्वाइव और ग्रो करने के लिए इनफ कस्टमर्स, इनफ सेल्स, प्रॉफिट्स और असेट्स ना हो। फर्दर, ये अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और पुअर मैनेजमेंट से ज्यादा प्रोन है। सेकेंड रिस्क जो माइक्रो कैप स्टॉक्स के साथ आता है वो ये है कि उन्हें प्राइस वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। उनके प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे जाते हैं और बहुत ऑफन भी, जैसे कि रोलर कोस्टर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी लो लिक्विडिटी होती है, ये मार्केट कंडीशंस से हाईली सेंसिटिव होते हैं और ये नेचर में स्पेक्युलेटिव होते हैं। ये मार्केट न्यूज की वजह से, रूमर्स की वजह से और इनकी कंपनी या इंडस्ट्री के अराउंड कुछ भी कंसर्निंग इवेंट्स हो जाए, उनकी वजह से एक्सट्रीम प्राइस मूवमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अब एक डेटा है जो कि इसे प्रूव करता है। आप इस डेटा में एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी देख सकते हैं, जहां पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5, 10 एंड 15 ईयर्स में तीनों ही इंडाइसेस, निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 का वोलेटिलिटी परसेंटेज देख सकते हैं, जहां पे आप क्लियरली देखेंगे कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने ज्यादा हायर एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस की है कंपेयर टू द अदर 2 इंडाइसेस। इस डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी एग्जिबिट की है, अगर इसे कंपेयर किया जाए बोथ निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 इंडाइसेस से। एडिशनली निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने लॉन्गर और डीपर ड्रॉडाउन्स भी एक्सपीरियंस किए हैं अपने पास्ट में। ओवर 3 इयर्स में जो बिगेस्ट लॉस स्मॉल कैप इंडेक्स को हुआ है वो है -17% का। इसे कंपेयर करें माइक्रो कैप इंडेक्स से तो उसमें हुआ है -24%। एंड ओवर 5 इयर्स में स्मॉल कैप्स के लिए ये था -7%, लेकिन माइक्रो कैप्स के लिए था -12.4%। दूसरा सिग्निफिकेंट रिस्क जो माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिए है वो ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में इसके पास लेस पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और तो और रिस्क को कैसे इवैल्यूएट करें। इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट एसेंशियल रिस्क जो हमें माइक्रो कैप सेगमेंट के लिए कंसिडर करना पड़ेगा वो ये है कि इसका एक रिलेटिवली बहुत ही लेस लिक्विड नेचर है। जिन बिजनेसेस का लो मार्केट कैप होता है ना, उनका एक लोअर पब्लिक फ्लोट भी होता है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है वो लोअर होती है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹3,710 करोड़ का है और वहीं इसका एवरेज फ्री फ्लोट सिर्फ 1,490 करोड़ का ही है। इस सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनका एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 6.4 करोड़ का है। इस वजह से इंडेक्स फंड्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि वो इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाए, यानी कि वो इंडेक्स को एक्यूरेटली ट्रैक कर पाए। ये मुश्किल हो जाता है स्पेशली तब जब फंड का साइज ग्रो करता है। फाइनली माइक्रो कैप स्टॉक्स हो सकता है सडन और सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप्स भी एक्सपीरियंस करें।
उन नेगेटिव इवेंट्स के वजह से जो कि कंपनी को इफेक्ट करेंगे या इंडस्ट्री या मार्केट को इफेक्ट करेंगे। ये इवेंट्स कुछ इस तरीके से हैं: प्रोडक्ट फेलियर्स, लॉसूट्स, रेगुलेटरी एक्शंस, अर्निंग्स मिसेस, मार्केट क्रैशेस और ग्लोबल क्राइसिस। इन प्राइस शॉक्स की वजह से इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक लार्ज पोर्शन या तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ही इन माइक्रो कैप स्टॉक्स में लूज कर सकते हैं। नाउ अब जब आपको माइक्रो कैप फंड्स में इन्वॉल्व्ड बेनिफिट्स और रिस्क पता चल ही गए हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको माइक्रो कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको पता है कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी माइक्रो कैप्स में गैम्बल करने से डरते नहीं थे। उन्होंने टाइटन के शेयर्स खरीदे थे जब ये कंपनी एक माइक्रो कैप थी और इसका मार्केट वैल्यू अराउंड 250 से 300 करोड़ का था। यह है बात 2001-2002 की। बट रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको पता ही है कि टाइटन एक जाइंट स्टॉक है। बट क्या उनकी राइड आसान रही होगी? नॉट एट ऑल। टाइटन ने भी काफी अप्स एंड डाउन फेस किए थे दोस्तों। इसके इनिशियल चैलेंजेस के बावजूद राकेश झुनझुनवाला जी अपने शेयर्स को होल्ड करके रहे क्योंकि उनको कंपनी के फंडामेंटल्स पे बिलीव था। ये है पावर माइक्रो कैप सेगमेंट के एक्टिव इन्वेस्टिंग का। बट दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, राइट? माइक्रो कैप्स हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड गेम है। ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वेल्थ वाइप आउट भी कर सकते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक्स एक मार्केट क्रैश से सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और ये स्लोवेस्ट है, यानी कि इन्हें रिकवर करने में एक मार्केट क्रैश से सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए केयरफुल सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। मोरओवर माइक्रो कैप के इन्वेस्टर्स को पेशेंट और रेजिलियंट रहने की जरूरत है। जब प्राइस ड्रॉप होता है तो उन्हें अपने स्टॉक्स नहीं सेल करने चाहिए, या फिर जब प्राइस राइज होता है तो उन्हें बाय नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने कन्विक्शंस के साथ स्टिक रहना चाहिए एंड इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो कैप फंड्स उन लोगों के लिए नहीं है जो कि स्टॉक मार्केट में आ रही गिरावट से डरते हों। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो माइक्रो कैप फंड्स के साथ आने वाले रिस्क और चैलेंजेस को टेक अप करने के लिए रेडी हों। इनका स्मॉल साइज और इनका अर्ली स्टेज डेवलपमेंट इन्हें एक एज दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मार्केट शॉक्स और मार्केट स्विंग्स से ज्यादा प्रोन है। तो ये जानना कि माइक्रो कैप स्टॉक्स डिफरेंट है और स्पेशल है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक की है, एक चाबी है जो कि इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फर्दर अपनी खुद की रिसर्च करना, फैक्ट्स को चेक करना और अपने रिस्क को मैनेज करना किसी भी इन्वेस्टमेंट चॉइस के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो के बारे में। एज वी साइन ऑफ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को प्लीज हिट करिए जिससे कि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। क्या आपके कोई क्वेश्चंस या फिर थॉट्स हैं? सो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। हमें आपकी बात सुनना बेहद पसंद है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.